आसानी से नहीं आते हैं ना आरसीएम बिजनेस में, वो बहुत बड़ा कर जाते हैं। और यदि आप में से कुछ ऐसे हैं जो आज जबरदस्ती लाए गए हैं, तो डेफिनेटली मुझे आपके अंदर एक बहुत बड़ी संभावना दिख रही है। आने वाले समय को उभरते हुए सितारे बनने वाले हैं आप सारे के सारे लोग इस बिजनेस में। आज मैं खूब सारी बातें आपसे करने वाला हूं, 1-1.25 घंटे में आपके बीच में रहूंगा और मेरी कोशिश होगी कि इस दरमियान में मैं आपको आरसीएम की विशेषताएं, आरसीएम क्यों करना चाहिए एक व्यक्ति को, क्या ये बिजनेस हमारी जरूरत है या फिर हम जो काम कर रहे हैं वही ठीक है, उन मुद्दों पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। लेकिन उसके पहले क्योंकि बहुत सारे नए साथी हैं हमारे बीच में, तो उनको मैं मेरा परिचय दे देना चाहता हूं। मैं सिर्फ सुजीत कुमार सिंह। और देखिए, मेरे आप में बस इतना सा फर्क है कि आप में से कुछ साथी इस बिजनेस में कुछ महीने या कुछ साल पहले से आए होंगे, लेकिन मेरी एंट्री आरसीएम में तकरीबन 20 साल पहले हुई है। कितने साल पहले? 20 साल। अब देखिए, यहाँ दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि बहुत से लोगों को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक मजाक वाली चीज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति यदि 20 सालों से एक ही कंपनी में टिक के काम कर रहा है और लगातार आगे बढ़ते हुए काम कर रहा है, तो यहाँ पे आप हर एक व्यक्ति के लिए मजबूत संभावना है अपने कैरियर को बिल्ड करने की। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनियां आती है और जाती है, ऐसा आपने देखा होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सी कंपनियां आती है और लेकिन मैं आपके सामने खड़ा हूं, 20 साल से तो मैं खड़ा हूं, कंपनी इससे भी ज्यादा सालों से खड़ी है, तो इतना आप जरूर समझ सकते हैं कि आपके नहीं, आपके आने वाली कई जनरेशन का भविष्य आरसीएम बिजनेस में सुरक्षित है दोस्तों। क्योंकि ये वो कंपनी नहीं है जो कि आती है और आके चली जाती है। आगे मैं इसके ऊपर बात करूंगा आप सभी लोगों से। तो सुजीत कुमार सिंह मेरा नाम है और मेरी जो पहचान है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, मैं जब 19 साल का था, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, और ज्वाइनिंग कैसे हुई थी, एक बहुत बड़े सेमिनार में मुझे जाने का मौका मिला। हजारों लोगों की भीड़ थी उस प्रोग्राम के अंदर। शुरुआत में तो कुछ भी समझ में नहीं आया था, लेकिन धीरे 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 जब मैं वहां बैठा रहा तो अजीब अजीब सी चीजें हो रही थी। वहां पे जो भी व्यक्ति आ रहे थे गर्मजोशी से अपनी बातों को रख रहे थे और ऑडिटोरियम में बैठे सारे लोग ना तालियां बजा रहे थे। अब इतने सारे लोगों के बीच में जब तालियां बजती थी तो मेरी भी तालियां अनायास वहां बजने लग जाती थी, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लोग आ रहे थे, अपने अचीवमेंट्स को बता रहे थे, उनको देख के मैं प्रभावित जरूर हो रहा था, लेकिन फिर भी मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन आगे का चंद मिनट उस प्रोग्राम का कुछ ऐसा रहा कि उस चंद मिनटों ने मेरी जिंदगी को बिल्कुल बदल के रख दिया। मेरी सोच बदल गए, मेरे इरादे बदल गए, मेरा विचार बदल गया, मेरा व्यवहार बदल गया उन चंद मिनटों के अंदर। मुझे आज भी ये समझ में नहीं आया कि इस बिजनेस को करने का डिसीजन मैंने कब ले लिया वहां बैठे बैठे। कब मेरे सोए सपने जो कब्र के अंदर दफन हो गए थे वो निकल के बाहर घूमने लग गए थे। कब मुझे ऐसा भरोसा होने लग गया कि मैं भी इस दुनिया का एक स्पेशल व्यक्ति बन सकता हूं, मुझे पता नहीं चला। लेकिन ये सारी बातें चंद मिनटों के अंदर हो गई और वो जगह कोई और नहीं था, आरसीएम बिजनेस का एक सेमिनार होता। और मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि आज आपका यहाँ पे आना आपकी जिंदगी में क्या कर सकता है ये आपको पता नहीं है, लेकिन यदि आपने अगले 1-1.25 घंटे तक ध्यान से मुझे सुनने की कोशिश करी तो मैं दावे के साथ एक बात कर सकता हूं कि जहां से आप आए हैं वहां से आप अपनी जिंदगी को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। ये ताकत इस सिस्टम के अंदर मौजूद है, जिसके ऊपर मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं। तो क्या तैयार हैं आप लोग इसके लिए? एक साधारण सा बैकग्राउंड से मैंने इस बिजनेस में मेरी शुरुआत करी। मेरा जो फैमिलियर बैकग्राउंड रहा कुछ इस टाइप से रहा कि ज्वाइंट फैमिली में रहने वाला लड़का था मैं, और मेरे पूरे परिवार में तकरीबन 40 लोग ऐसे थे जो गवर्नमेंट जॉब में नौकरी करते। गवर्नमेंट जॉब में कितने? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस परिवार में 40 लोग सरकारी नौकरी में काम करने वाले हों, उस परिवार के बच्चे किस लिए पढ़ते हो? किस लिए? सरकारी नौकरी के लिए। तो मेरी भी पढ़ाई डेफिनेटली इसी चीज के लिए चल रही थी। मेरा भी फोकस था कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब की तरफ आगे बढ़ूं, और मैं पढ़ाई कर रहा था। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की तरफ मैं आगे बढ़ रहा था। मेरा ऑनर्स पेपर केमिस्ट्री था और पढ़ने में मैं ठीक ठाक था, ऐसा मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव ये सारे मुझे बोलते थे। और तब तो बहुत ज्यादा बोलने लग गए जब मैंने सब कुछ छोड़ के आरसीएम करना शुरू कर दिया।
तब बार बार लोग आके समझाते थे यार तू पढ़ाई में इतना बढ़िया है, क्यों अपना करियर खराब करने पे लगा। ऐसा बहुत सारा चीज मेरे साथ हुआ, मैं आगे आपसे चर्चा करना चाहूंगा। लेकिन एक निवेदन है मेरी आप सभी लोगों से, बहुत सारे लोग ना मुझे देखने की बजाय मोबाइल को देख रहे हैं, अभी वो हाथ ऐसे खड़ा करके रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए रिकॉर्डिंग के पीछे दो उद्देश्य होते हैं। पहला ये होता है कि कई लोगों के अंदर ना आजकल एक क्रेज चला हुआ है यूट्यूबर बनने का, लिया और डाल दिया और शायद उससे कुछ कमाई की गुंजाइश बन जावे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि वहां पैसा नहीं आता है, लेकिन इतना ही आता होता तो आपसे बड़ा कैमरा में मेरे खुद के लिए लगा के रखता है। पहली बात। दूसरी बात क्या है, बहुत से लोगों को लगता है कि चलो अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं, घर में जाके आराम से सुनेंगे। तो आप बताइए, आज संडे का पूरा रेस्ट डे आप निकाल के आए, 150 की टिकट भी लगी होगी, लगी ना, पैसा भी लगाया आपने, आराम का टाइम छोड़ के आप आए नहीं यहाँ पे, मैं भी बहुत दूर से चल के आपके सामने साक्षात खड़ा हूं। इतना कुछ होने के बाद तो आप मुझे नहीं देख रहे हैं, तो घर में जाके क्या खा लीजिए। तो थोड़ा अपन ना 1-1.25 घंटे तक पूरे ध्यान से हमें बैठने की कोशिश करते हैं। आर यू रेडी? ओके। तो मैं बात कर रहा था कि पढ़ाई लिखाई चल रही थी, उसी दरम्यान मैं इस बिजनेस में आया। और जब इस बिजनेस में आया तो देखिए पहले बात तो मुझे एक बात समझ में आया कि ये बड़ा ही आसान बिजनेस है, क्योंकि मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था कि आखिर वो कौन सी चीज है जो इस बिजनेस से नहीं पाई जा सकती। उन चंद मिनटों में जो बातें मेरे समझ में आई वो यही आई कि एक इंसान अपने जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए जो भी चीज चाहे वो सारी की सारी चीजें आर्ट्स बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे वहां से कर सकते। इतना भी समझ में आया कि बाहरी दुनिया में आप किसी एक चीज के पीछे भागते हैं तो सिर्फ एक चीज मिलती है, लेकिन आरसीएम की दुनिया में एक चीज के पीछे भागिएगा तो 1000 चीजें कॉम्प्लीमेंट्री फ्री में आपको मिलेगी। बाहरी दुनिया में आप पैसे के पीछे भागते हैं, परिवार छूट जाता है, समाज छूट जाता है, गांव छूट जाता है, देश छूट जाता है। ऐसा होता है या नहीं होता है? पैसा मिलता है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि नहीं मिलता है, मिलता है, लेकिन एक लिमिट अमाउंट में मिलता है, एक सीमित संख्या में आपको मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता। आर्ट्स बिजनेस में यह बताया गया पहले ही दिन कि आप एक चीज के पीछे काम करोगे सारी चीजें आपको मिलेगी, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिलेगा, उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। इसके साथ साथ आपको समय मिल सकती है, सम्मान मिल सकता है, सुरक्षा मिल सकती है, पहचान मिल सकता है, और भी बहुत सारी चीजें जो कि एक इंसान अपनी जिंदगी में जरूरी समझता है, वो सारी की सारी चीजें उसे मिल सकती है। मैं बैठा बैठा ठान चुका था कि अब दुनिया का कोई दूसरा काम नहीं करना, करना है तो कौन सा काम करना है? कौन सा? लेकिन जैसे ही मैं वापस गया अपने घर, मैं बड़ा एक्साइटेड था। एक्साइटमेंट के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो आपको बता देना चाहता हूं। मुझे एक गलतफहमी हो गई थी, और वो गलतफहमी इस बात को लेकर थी कि जितनी आसानी से ये बिजनेस मेरे समझ में आया है, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की समझ में उतनी आसानी से आया। भाई भला पैसा कौन नहीं चाहता, आप ही बताइए। कोई है जो पैसा नहीं चाहता? कोई है जो सम्मान नहीं चाहता? कोई है जो पहचान नहीं चाहता? कोई है जो दूसरों की मदद नहीं करना चाहता? ये सारे के सारे काम हर कोई करना चाहते हैं, लेकिन जब मैंने लोगों को बताना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, लोगों को समझाने की कोशिश की, तो अजीब अजीब सी चीजें मेरे साथ में होने लगी। वो अजीब अजीब सी चीजें क्या थी? अब बच्चे को थोड़ा बाहर घुमा लीजिए, साउंड से प्रॉब्लम हो सकती है। वो अजीब अजीब सी चीजें क्या थी मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था तब तक जब तक मैं हासिल नहीं कर रहा था। ना कोई मेरे ऊपर उंगली उठाता था, ना कोई मुझे देख के हंसता मुस्कुराता था, ना कोई मेरे पीठ पीछे मेरे ऊपर बात किया करता था, ना लोग मुझे पागल और बेवकूफ के नाम से जानते थे। लेकिन जैसे मैंने आरसीएम शुरू किया, लोगों का नजरिया ही बदल गया। आरसीएम को लेके नहीं, मुझे लेके। तब मैं लोगों को बेकार लगने लगा। जैसे आरसीएम शुरू किया, लोगों को मैं नागवार लड़का लगने लगा। जैसे मैंने आरसीएम शुरू किया, लोगों को ऐसा लगने लग गया कि अब इसका लाइफ जो है वो खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लोग अपने बच्चों को मेरे पास आने से रोकने लग गए थे, और एक वक्त तो मेरी जिंदगी में ऐसा भी आया था जब लोग मुझसे डरने लग गए थे, इतना डरने लग गए थे जितना कि शोले के गब्बर सिंह से लोग नहीं डरते थे, उनके ज्यादा लोग। मुझे आज भी याद है
कि समय देख के सड़कें खाली हो जाती है। जैसे ही लोगों को यह अंदाजा होता था कि अब इसके निकलने का टाइम हो गया, तो सड़कें सुनसान हो जाती थी। लोग बाग जब मुझे देखते थे ना, दुबक के अपने घर में वापस चले जाते थे, क्योंकि सबको एक डर सताया रहता था कि यदि ये टकरा गया इससे, समझा देगा ये। मतलब देखिए, प्रॉब्लम किस बात को लेके थी कि समझा देगा ये। और मैं आपसे भी इतना ही कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने कामयाब होना चाहते हैं? वाकई में चाहते हैं? लाखों रुपए महीने चाहते हैं? करोड़पति बनना चाहते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी इस बिजनेस को डर के मत कीजिएगा, जब भी कीजिएगा निडर होकर कीजिएगा इस बिजनेस को। ये पहली हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जब आरसीएम करते हैं, डर डर के आरसीएम करते हैं। और डर डर के आरसीएम करना कैसे होता है मालूम है? बताने से भी डरेंगे। कभी मेट्रो में, कभी ट्रेन में, कभी बसों में, कभी रास्ता चलते, कभी दुकानों पे, कभी मार्केट में कोई व्यक्ति पूछ ले क्या करते हो ना, हम कंपनी का नाम बता देंगे, दुकान का नाम बता देंगे, फैक्ट्री का नाम बता देंगे, गलती से भी नहीं बोलेंगे कि आरसीएम का। इसको बोलते हैं डर डर के आरसीएम। क्या बोलते हैं इसको? हम अपने दूसरे प्रोफेशन का जिक्र करेंगे, लेकिन आरसीएम का अच्छा ये डर मालूम क्यों है? इस बात को लेके नहीं है कि सामने वाला ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। डर इस बात को लेके है कि सामने वाला मेरे विषय में क्या सोचेगा। अच्छा, सामने वाला आपके विषय में क्या सोचेगा, यही काम आप सोचते रहेंगे तो आप जिंदगी में कभी कामयाब हो सकते? निडर होकर आरसीएम करना किसको बोलते हैं मालूम है? बैच लगा के घूमते रहना। कोई पूछे कि ये क्या है, तुरंत लगे चुपचाप। मैं ट्रेनों में चलता था ना, अपने डाउनलाइन से बात क्या करता था, लाखों करोड़ों की बात होती थी। जय आरसीएम, मिशन 10,000 करोड़। सामने वाला डर जाता था यार, चल तो जंगल में रहा है और बात कितने की कर रहा है। लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी आती थी, वो पूछते थे कि यार करते क्या हो। मैं इतना ही चाहता था कि पूछ ले भाई, उसके बाद तुमने समझा ही दूंगा। मुझे आज भी याद है, निडरता किसको बोलते, मुझे आज भी याद है। जिस जगह से मैंने आरसीएम की शुरुआत की थी, मैं सब्जी खरीदने में जाता था ना, टाइगर आगे जाता था। और बाजार में चाहे कितने भी हलचल हो, मैंने पहले कहा कि शोले के गब्बर सिंह से लोग जितना नहीं डरते थे, उतना इस सुजीत कुमार सिंह से लोग डरते थे। आलू वाला आलू का रेट चिल्ला रहा होता था, प्याज वाला प्याज का रेट चिल्ला रहा होता था, गोभी वाला गोभी का रेट चिल्ला रहा होता था। कितने रुपए केजी, इतने रुपए केजी, इतने रुपए केजी, जैसे मेरे पर नजर जाती थी लोगों की। अब क्या कोई दुकानदार चाहता है कि उसके पास कोई ग्राहक ना है? लेकिन जैसे ही लोग मुझे देखते थे, अंदर एक ही डर होता था, मेरे पास ना आए। क्योंकि लोगों को एक ही डर होता था कि यदि इसके सामने खड़े हो गए तो समझा देगा। और मैं भी आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ, आरसीएम का यदि करोड़पति बनना चाहते हैं, ये कॉन्फिडेंस पैदा कर लीजिएगा कि जिसके सामने भी खड़े हो गए उसको समझा। और ये कभी होगा जब आप लीडर होंगे, ना कि डर डर के करेंगे। देखिए, मैंने पहले ही दिन इस बिजनेस की विशेषताओं को समझ लिया। दुनिया क्या कहती है, क्या करती है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने आज तक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, आज तक कभी डर डर के इस बिजनेस को नहीं किया। आपकी तरह जिंदगी में हजारों बार उतार चढ़ाव देखा मैंने। हर बार डायरी पेन में तैयारी होती थी कि इस महीने 1,15,000 का बिजनेस तो होगा ही होगा, और बिजनेस क्लोज होता था 38,000। मैंने वो दिन भी देखे हैं कि इस महीने तो रॉयल्टी होना ही होना है, बिजनेस 1,70,000 का क्लोज होता है। कई बार 1-1, 2-2, 4-4 हजार से स्लेब छूट जाया करता था। वो दिन भी मैंने देखा है इस बिजनेस के अंदर, लेकिन घबराता नहीं था, परेशान नहीं होता था, क्योंकि पता था कि मैंने आरसीएम को अपने जीवन में शुरू क्यों किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं
ये कभी प्रोडक्ट ना मिलने की वजह से, कभी इनकम ना आने की वजह से, कभी छोटी छोटी बातों पे जो मुंह फुला के आप लोग बैठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं या फिर अपने काम की स्पीड को कम कर देते हैं। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, ज्वाइन किस लिए किया था आपने? क्या बनने के लिए? क्या बनने के लिए? तो फिर 500 में दिमाग क्यों खराब होता है? जब करोड़पति बनने चले थे तो 1500 में क्यों उलझे रहते हैं? मैं आपसे यही चीज पूछना चाहता हूँ और मैं भी यही चीज आपको बताना चाहता हूँ। मैं इस बिजनेस में छोटे मोटे चीजों के लिए नहीं आया था, एक बड़े त्याग और बड़े बलिदान के साथ इस बिजनेस में आया था, इसलिए दिमाग एकदम उसी चीज के ऊपर लगा रहता था। बीच में जो मिल गया वो कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है भाई? करोड़पति बनने आए हैं और करोड़पति से पहले जो भी मिल गया वो क्या है? यानी कि ना मिलने वाली चीजें भी मिल गई, तो उसमें हमें मुस्कुराना चाहिए, नाराज होना चाहिए? करोड़पति बनने आए थे, 5000 मिल गया, मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? भाई करोड़पति के साथ साथ 5000 मिलने की ये शुरुआत होगी। आपको खाना खाने के लिए बुलाया जाता है, आपको नाश्ता भी करा दिया जाता है, चाय भी पिला दिया जाता है, लस्सी भी दे दी जाती है, तो खुशी बढ़नी चाहिए या घट जानी चाहिए? लेकिन यहाँ पे क्या है, खाने से पहले यदि लस्सी मिल गई नाराज हो जाए, खाना बोल के लस्सी दे दिया, खाना बोल के चाय पिला दिया, खाना बोल के पानी दे के रह गया। यही प्रॉब्लम होती है ना मेरे भाई। ये क्यों होती है? आज सबसे पहले उन चीजों के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए, आर्थिक बिजनेस की जब भी बात आती है, हमें तो ना बहुत सारे लोगों का एक मजबूत माइंडसेट नहीं तैयार हो पाता इस बिजनेस में काम करने को लेकर। मैं आपको क्या बोला, कितने साल से मैं हूँ इस बिजनेस में? 20 साल। कितने सालों से? 20 साल। 20 सालों में मैंने जिंदगी में वो चीजें हासिल करी जो मेरे खानदान में किसी ने नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 20 सालों में मैंने आपसे उतना पैसा कमाया कि मेरे खानदान के सारे लोगों को मिला के इनकम जोड़ दी जाए ना, तो भी मेरा इनकम सरप्लस हो जाए। 20 सालों में वो काम मैंने किया मेरी जिंदगी में। मेरे पिताजी जिंदगी भर काम किए, दादाजी जिंदगी भर काम किए, वो सारे के सारे लोग जिंदगी भर काम करके जो चीजें हासिल नहीं कर पाए, उनसे 100 गुना ज्यादा चीजें मैंने मेरी जिंदगी में मात्र 20 साल हासिल करने के बाद में हासिल कर लिया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 526 के पहले इनकम से मेरी इस बिजनेस में शुरुआत की। कितने से? साल 2002 का वो टाइम था जब मैंने इस बिजनेस में अपनी शुरुआत की, 526 की छोटी सी इनकम से। 2004 आते आते, दिसंबर की मैं आपसे बात करूं, दिसंबर 2004 आते आते मेरी जिंदगी के अंदर एक शानदार इनकम आई थी आपसे बिजनेस से, जिसके अमाउंट को देखने के बाद मैं हैरान हो गया था, परेशान हो गया था। भगवान का शुक्र है कि पागल नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम जब मेरे पिताजी की सैलरी 30 साल की नौकरी करने के बाद 6,500 की थी, तो मेरी इनकम आज से बिजनेस से 1,04,000। हेलो, 2023 की बात नहीं कर रहा हूं, 2004। 1 लाख जिंदगी भर की इनकम नहीं थी भाई, 1 महीने की। कितने की? जी हाँ, यही नमक नमकीन तो थे भी नहीं, कपड़े हुआ करते थे, लिमिटेड कुछ प्रोडक्ट हुआ करते थे। मैंने ना 21, 22, 11,000, 10,000 लाख, क्योंकि चेक आता था उस टाइम, अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता था, दुनिया उतनी हाईटेक नहीं हुई थी उस टाइम। सैकड़ों बार, हजारों बार चेक किया, करीब 10,400 तो नहीं, लेकिन नहीं था। कितना? 1,04,000। जीवन का पहला 6 फिगर का इनकम मैंने हासिल किया था 2004 दिसंबर की बात है दोस्तों। इतना नहीं, 2005 से मैं मेरी खुद की लग्जरी एयर कंडीशन कार को मेंटेन करते आ रहा हूं, 2005। इतना ही नहीं, 2007 आते आते मैं आज से बिजनेस का सबसे युवा करोड़पति बन गया। और इतना ही नहीं, 2009 का जो साल था फाइनेंशियल ईयर, 2009 आते आते बिहार की राजधानी पटना में अपना बहुत ही शानदार बंगला बनाया था, वो भी बहुत ही पॉश एरिया में, जिसकी वैल्यू करोड़ों में हुआ करती थी। यानी जिन चीजों को हासिल करने के बाद दुनिया अपने आप को अमीर समझती है ना, वो सारी चीजें अपनी जिंदगी में मैंने आज से 10, 12, 15 साल पहले ही पूरी कर दी। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और इसे इसलिए बताना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को हासिल करने वाले बेकार लगते हैं, और बहुत से लोगों को जो हासिल करते हैं उनको भी ऐसा डर लगने लगता है कि शायद उनके साथ वो नहीं हो सकता जो दूसरों के साथ हुआ है। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ,
कि सीखते हुए टिक जाइए और करने लग जाइए। फिर दुनिया क्या सोचती है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी जिंदगी में वो सारी चीजें होंगी जो आरसी में बताई जाती है। और होंगी कितनी तो मैं आपको खुल के बताना चाहता हूँ। देखिए, जिन सपनों को लेके इस बिजनेस में आया था, उन सपनों को तो इस बिजनेस ने पूरा किया ही किया। जिन सपनों को जिंदगी में कभी देखने की हिम्मत नहीं होती थी, उन सपनों को भी आरसी बिजनेस ने पूरा किया। दोस्तों, ये पावर है। तो चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी ऐसा कुछ हो? चाहते हैं? आपने देखा होगा पीछे 2-3 साल पहले हम लोगों का एक चेक वायरल हुआ था। हम 2 भाई आरसी करते हैं और 1 महीने की इनकम 18 लाख रुपए वायरल हो रही है। कितनी टोटल? नहीं, 1 महीने की इनकम कितनी वायरल हो रही थी? सुशील सर ध्यान होगा, जेपी सर आपको भी ध्यान होगा, 18 लाख रुपए महीने। पिताजी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में सिपाही थे। क्या थे? सिपाही। जिंदगी भर जितना नहीं कमाए, 1 महीने। कितने में? 1 महीने। और ये मेरी ताकत नहीं है दोस्तों, ये उसी सिस्टम की ताकत है जिसके अंदर आप मौजूद हैं। चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी कोई थोड़ा कारनामा हो? चाहते हैं? तो ये कारनामा कैसे होगा? सबसे जरूरी चीज है आपका आपके सिस्टम पे भरोसा हो। यदि ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, फिर दुकान आपके घर के बगल में हो या फैक्ट्री आपके घर के बगल में हो, आपके अंदर भरोसा नहीं है तो कुछ भी नहीं। और यदि भरोसा है तो आरसीएम की दुकान आपके घर से 100 किलोमीटर दूर भी होना तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप कर दीजिए। ना होने के पीछे बस एक ही कारण है, और वो कारण है हम खुद। बहुत बड़े एक राइटर अमेरिका के जॉन पॉल गेटी, उन्होंने अपने किताब में एक बात लिखी थी कि आज जिस नजर से आप अपने आप को देखते हैं ना, कल जमाना उसी नजर से आपको देखने वाला है। यदि आप अपने आप को दुनिया का सबसे गरीब, लाचार, असहाय या बदकिस्मत इंसान समझते हैं या मानते हैं, कल को दुनिया इसी नजर से आपको देखने वाली है। सबसे गरीब आपको देखेगी, सबसे लाचार आपको समझेगी और सबसे असहाय मानेगी आपको। लेकिन आज से आप अपने आप को दुनिया का एक कामयाब सफल व्यक्ति बन के देखना शुरू कर देते हैं। आने वाले कुछ सालों में दुनिया आपको उसी नजर से देखना शुरू करेगी। यस, कामयाब व्यक्ति के तौर पे, सफल व्यक्ति के तौर पे, अमीर व्यक्ति के तौर पे। तो ये सारा फर्क है माइंडसेट का। किस चीज का है? किस चीज का है? तो ये हमें बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? देखिए, मैं जब इस बिजनेस में अजीब अजीब सी चीजें होने लगी, समझाने में जाता था लोगों को ये बिजनेस, और लोग मुझे समझा के भेज दिया। क्या आपके साथ होता है? क्या फर्क पड़ता है जब लोग आपको वापस कर देते हैं? क्या बदलाव लाते हैं आप? मेरे साथ जब भी ऐसा होता था, मैं एक चीज जरूर करता था कि सुजीत, अभी और बेहतर बनना, अभी और बेहतर बनना पड़ेगा, अभी और सीखना पड़ेगा, अभी और अपने आप को चमकाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तेरी चमक लोगों को चमका नहीं पा रही है, लोगों को प्रभावित नहीं कर पा रही है। ये एक ललक है। ऐसा नहीं कि कोई सुनता ही नहीं, कोई मानता ही नहीं। मतलब गिरे गिरे से बिजनेस कीजिएगा तो कौन आपकी सुनेगा, कौन आपकी मानेगा? दुनिया प्लान को नहीं समझती है, दुनिया आपके कॉन्फिडेंस को समझती है। ये याद। और ये कॉन्फिडेंस आता कहां से? जब आपको पता हो कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम वाकई में है क्या। हम में से तो आधे लोग किस्मत आजमाने आते हैं कि यार जेपीजी का लाख का चेक आ गया तो शायद मेरा भी आ जाए, करके देख लेते। सुशील सर इतने आगे बढ़ गए, हम भी करके देख लेते, शायद हम भी बढ़ जाए। या सुजीत जी इतने ऊपर चले गए, हम भी एक बार ट्राई करके देख लेते, हमारी भी उम्र तो 19 साल ही है, एक बार देखते हैं क्या होता है। लेकिन नहीं, इससे जिंदगी में काम नहीं बनना। आप समझिए कि जिस काम को आप करने जा रहे हो वो काम क्या है। आरसीएम एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। कौन सी कंपनी है? कोई कंफ्यूजन है? और डायरेक्ट सेलिंग की जब भी बात आती है, आपके पड़ोसी, नातेदार, रिश्तेदार क्या समझते हैं इसको? मेंबर का बिजनेस है, टोपी बनाने का बिजनेस है, बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, लोगों को फंसाने का बिजनेस है। कोई तो यहां तक बोल देता है कि मुर्गा बनाने का बिजनेस है। हाँ, जैसे जैसे लोग वैसे, अच्छा, लोग इतना डीपली इसके विषय में जानते हैं कि पूछिए मत। आप यदि पूछेंगे ना उनसे कि भाई आपके पास इतनी बेहतरीन नॉलेज कहां से आई,
तो हैरान हो जाएंगे। उनके घर का एक एक व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग पे पीएचडी करके बैठा हुआ है, डिग्री लेके वो आए हैं। पनीर को प्याजा कैसा होता है उनके घर में कोई जानने वाला नहीं है, और डायरेक्ट सेलिंग उनको पता है कि क्या होता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? yes! जो व्यक्ति जिंदगी में लाख रुपए एक साथ नहीं देखा, करोड़ रुपए एक साथ नहीं देखा, लाख रुपए कमाना भी नहीं जानता एक साथ, वो व्यक्ति भी आके आपको नसीहत दे जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग बढ़िया नहीं। अच्छे लोगों का काम किनका काम है ये? अच्छा, आप यदि इस कंपनी में काम करते हैं तो लोग आपको बेरोजगार समझते हैं। क्या समझते हैं? आप जब टाई लगा के निकलेंगे, सूट पहन के निकलेंगे, लोग क्या करेंगे? आपको देख के हंसेंगे। और यही प्रॉब्लम है कि हम ना लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो सुधर जाए। अरे नहीं भैया, लोगों को उनके हिसाब का रहने दीजिए, सुधरना तो आपको है। मैं जब घर से निकलता था, लोग मुझे देख के मुस्कुराते थे, मैं एक ही काम करता था, मैं भी उनको देख के मुस्कुराना था। काउंटर अटैक, जी हाँ, इसको क्या बोलते हैं? काउंटर अटैक। कोई मुझे देख के मुस्कुराता था, मैं उसको देख के मुस्कुराने लगता था। अब उसका मुस्कुराना तो उसके समझ में आता था, वो तो ये सोचता था कि ये बेचारा है, दिमाग इसका उसके पास अब बैठ गए। वो बता देता था सेमिनार में नहीं जाना चाहिए। पूछे क्यों? अरे समझा देते हैं। क्या करते हैं सर? समझा देते हैं सर, ब्रेन वॉश कर देते हैं। क्या करते हैं? अरे भैया, आपको मालूम है ब्रेन वॉश करवाने के करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं। इस खराब दिमाग को ठीक करने के कितने लाखों करोड़ों देने पड़ते हैं, आपको पता ही नहीं। आज यदि जिंदगी में गरीबी है ना, तो ये दिमाग के गंदा होने की वजह से ही है। ये यदि साफ हो जाए ना, तो आपको जिंदगी में गरीबी तरक्की की जरूरत नहीं है। कई लोगों को समस्या है कि सुजीत सर के पास जाओ ना, वो तो छोटी छोटी बात ही नहीं करते। तो हम क्या बोले? आप गरीब बन जाइएगा। बोलिए बोलिए बोलिए, खाने के लाले पड़ेंगे आपको। झोपड़ी में जिएंगे, झोपड़ी में मर जाएंगे, यही बोले आपको? या जो सोच मेरी है मैं वो बात करूं आप लोगों से? तो वही चीज आपको मैं बताने की कोशिश करूं। डायरेक्ट से जब भी बात आती है, फटाफट लोग क्या क्या सोचना शुरू कर देते हैं, क्या क्या बोलना शुरू कर देते हैं, और वो जो बोले हम भी उनके कदम से कदम मिलाना शुरू कर देते कि नहीं मेरे से गलती हो गई। आप पहले मिल गए होते ना तो हम ज्वाइन ही नहीं करते। लेकिन अब मैं ठीक हो जाऊं, अब मैं आरसीएम क्या करेंगे? आप आरसीएम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। लेकिन अभी जो चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जब लोग आपको देख के हंसते हैं तो आपको देख के चुप नहीं रहना चाहिए, आपको भी देख के उनको हंसना चाहिए। काउंटर अटैक करना, और काउंटर अटैक करने की ताकत उसी इंसान के अंदर रहती है जिसका कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचाई पे रहता है। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम कॉन्फिडेंस को इनकम से जोड़ देते हैं कि इनकम आएगी तो कॉन्फिडेंस भी आई जाए। इनकम का कॉन्फिडेंस से कोई लेना देना नहीं। मैं आपको बता दूं, इनकम आने से कॉन्फिडेंस आए या ना आए, लेकिन कॉन्फिडेंस आने से इनकम जरूर आएगी आपके पास में, ये भरोसा है। अब देखिए, जब मैं लोगों को देख के मुस्कुराता था ना, वो कंफ्यूज हो जाते, उनके समझ में ये नहीं आता था कि अब ये क्यों मुस्कुरा रहा है। लेकिन मैं अंदर ही अंदर जान जाता था कि एक छोटी सी मुस्कुराहट इस व्यक्ति को अब चैन से सोने नहीं देती। अब वो बेचारा सोचने लगते थे, यार हम दुनिया का इतना दुखी आदमी इसको समझते हैं, परेशान आदमी उसको समझते हैं, दिमाग खराब हुआ आदमी समझते हैं, अब ये मुझे देख के क्यों हंस रहा है? कहीं मैं गलत तो नहीं था, या कहीं इसका दिमाग तो बिल्कुल खराब नहीं हो गया। कुछ भी हो, वो अगले कई घंटे तक आप ही के विषय में सोचेगा, और आपके विषय में सोचेगा तो जब जब आपका नाम आएगा तब तब आरसीएम का भी नाम आएगा।
और हरसिम का नाम जितनी बार आएगा वो हरसिम उतनी बार आएगा। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक ना देखिए, आपके मुस्कुराने से लोगों के समझ में कैसे आता है। एक, हालांकि आप में से किसी का नाम होगा माफ कीजिएगा मुझे, मैं एक बस एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था जिसका नाम रामलाल था। वो रामलाल के एक बहुत क्लोज फ्रेंड थे, पंडित जी उनका नाम था। पंडित जी थे नहीं तो उसमें मत जाइएगा, लेकिन उनके फ्रेंड का नाम पंडित जी था। तो रामलाल जब भी पंडित जी के यहाँ जाते ना, पंडित जी के यहाँ एक तोता हुआ करता था जो बड़ा शैतान और शरारती था। अब पंडित जी को यदि घर से बाहर निकलने में देर होती ना, तो तोता रामलाल को ना घूर के देखता है एकदम, और उसके बाद बोलता कमीने आ गया तू। क्या बोलता? अब रामलाल को बड़ा गुस्सा आता, लेकिन वो बोलेगी तो किसको? वो जानता था कि यदि मैं बाहर बोलूं लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, क्या तोता भी तुझे नहीं छोड़ता? इंसान की तो बात छोड़ो, तोता भी। लेकिन वो बार बार जब ये घटनाएं लगातार होने लगी ना, एक बार क्या उसने पंडित जी को शिकायत की कि पंडित देख, मैं तेरे पास जब भी आता हूं ना, तेरा तोता बहुत परेशान करता है मुझे, हर हमेशा मुझे गाली देता है। पंडित ने पूछा क्या गाली क्या देता है? उसने कहा कमीने रामलाल आ गया तू, यही बोलता है। अब ये सारी बातें ना रामलाल ने बता दी पंडित को तोते के सामने। फिर क्या था, क्योंकि वो दोनों आपस के मित्र थे। पंडित जी ने तोता को पिंजरे से निकाला और पानी में डुबो डुबो के बार बार पूछा, और बोलेगा तो ना, अब नहीं बोलेगा। फिर डुबोते थे, फिर पूछते थे, और बोलेगा एकदम नहीं, आज के बाद तो कभी नहीं बोलेगा। तर करा के उन्होंने वापस उसको पिंजरे में डाला, मतलब जम के खिंचाई करी तोते। अब उसके बाद पंडित जी घर में गए कि मैं कपड़े बदल के आता हूं, थोड़ा भीग गया। तो रामलाल प्राउडली तोते की तरफ देख रहे और मुस्कुरा के देख रहे। मजा आया? तोता बेचारा चुप। रामलाल को थोड़ा और सीना चौड़ा हुआ उसका। उसने फिर पूछा, अब मजा आया? तोता फिर भी चुप था। फिर रामलाल ऐसे करके हिलने लगा वहां तोते के सामने मुस्कुराते हुए। थोड़ी देर बाद में तोता भी मुस्कुरा दिया। अब रामलाल ने पूछा कि अब क्यों मुस्कुरा रहा है? तो तोता बोला कि देख, मैं कुछ बोलूं ना बोलूं, समझ तो तू गया ही है। तो लोग हम पे हंसते हैं ना, एक बार उनको समझाने के लिए हंस दिया कीजिए। टेंशन मत लीजिए कि वो क्या सोच रहे हैं, वो वही सोचेंगे जो आपके हित में हो। घबराइए मत। तो इतना काम कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के विषय। 1959 की इसकी शुरुआत हुई। कहां पे हुई? कहां पे हुई? अमेरिका में हुई, जहां दुनिया के सबसे गरीब लोग रहते हैं। अमेरिकन डॉलर कितने का आता है? 82-83 रुपए है ना, 86 हो गया। जो भी है ऊपर नीचे होकर 82 ही मान लेते हैं, लेकिन हम 82 रुपए देंगे तो बदले में 1 रुपया मिलेगा, $1 मिलेगा। ये उसकी वैल्यू, यानी कि हमसे 82 गुना ज्यादा आगे। बात समझ में आ रही? कितने गुना आगे? 82 टाइम्स, मतलब लगभग 100 गुना आगे हैं हमसे संपत्ति के मामले में। एजुकेशन की बात करें, सबसे बेवकूफ लोग अमेरिका में रहते हैं। यदि ऐसा होता तो दुनिया की सबसे मजबूत शक्ति वो नहीं होता। हमारे यहाँ जो चीज बनने के ऊपर सोचा जाता है ना, वो 100 साल पहले बना के बैठे हुए रहते हैं। इतना हाईटेक है वो लोग, इतना आगे हैं वो लोग। अमेरिकन, मतलब लाखों ऐसे अमेरिकन हैं जो अपने ऑफिस अपने हेलीकॉप्टर से जाते हैं। किससे से जाते हैं? हमारे यहाँ लाखों ऐसे भारतीय हैं जो अपने ऑफिस साइकिल से जाते हैं। किससे से जाते हैं? साइकिल से जाते हैं। लेकिन फिर भी हम उनसे अपने आप को बेस्ट मानते हैं, क्योंकि जब मुंह से ही बोलना है तो कुछ भी सही, हर मामले में हमसे आगे। और उन लोगों ने इस इंडस्ट्री की, इस कार्यशैली की शुरुआत करी खोज से। और आज तीसरी और चौथी जनरेशन अमेरिका के अंदर, तीसरी और चौथी जनरेशन इस इंडस्ट्री का बेनिफिट ले रही है। और हमारे इंडिया में पड़ोसी अभी भी सोच रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हैं ये उनके बच्चे को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
क्यों? रीजन यही है कि हम हमेशा पिछली रोटी खाने के आदी हो। हम गरीब, अपने संसाधनों की वजह से कम, अपनी आदतों की वजह से ज्यादा। हम गरीबी वाली मानसिकता को छोड़ ही नहीं पाते, हम गरीबी वाली आदतों को छोड़ ही नहीं पाते, अमीरी वाली चीजों को कभी पकड़ ही नहीं पाते। हम बोलने में बहुत स्मार्ट है, लेकिन बोल बोल के हमेशा गरीब बने रहते हैं। अरे एक प्लेटफॉर्म मिला हिंदुस्तानी लोगों को, हिंदुस्तानी सबसे आगे किस चीज में? बोलने के मामले में। लेकिन बोल के भी पैसा कमाया जा सकता है, ऐसा प्लेटफॉर्म उनके पास कोई नहीं था। आज तक उनका बोलना उनको नुकसान ही पहुंचाया। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बोल के आप फायदा नहीं कर सकते। होता है या नहीं होता है? बोलने का फायदा, सुनने का फायदा, देखने का फायदा, दिखाने का फायदा, यूज करने का फायदा, यूज करवाने का फायदा, खरीदने का फायदा, बेचने का फायदा। कौन सा फायदा नहीं है यहाँ पे? अब जो लेकिन हमारे नजर में क्या है? बेकार लोगों का काम है। नहीं, इन्होंने, इन अमेरिकन ने बहुत पहले देख लिया था कि आने वाले समय में दुनिया की स्थिति क्या होने वाली। ये इंडस्ट्री सिर्फ लोगों को पैसा कमाने के लिए नहीं आई, बल्कि भविष्य की समस्याओं को देखते हुए इस इंडस्ट्री का जन्म हुआ, आविष्कार हुआ। और भविष्य की समस्याएं क्या थी वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आज आप में से कितने लोग नौकरी करते हैं? प्लीज हाथ खड़ा करके बताइएगा, थोड़ा ईमानदारी से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप नौकरी करते, कितने की करते हैं वो मैं नहीं पूछूंगा। जिंदगी मजे में चल रही है? लेकिन कंपनी तो मजे में चल रही है। चलिए, 5 साल बाद स्थिति आपकी ठीक हो जाएगी। 10 साल बाद यदि गलत फहमी है ना, तो आप ही की कंपनी में वैसे भी लोग होंगे जो आपसे 10 साल पहले से काम कर रहे होंगे। उनकी स्थिति देख लीजिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि 10 साल बाद आपकी स्थिति क्या हो जाएगी। हम ना 95% भारतीय अंधे होते, कुछ दिखाई नहीं देता। दूसरों के साथ क्या हुआ? अरे आप अपने फैक्ट्री में काम करने वाले किसी 60-65 साल के आदमी को देख लीजिए, 50 साल के आदमी को देख लीजिए। आप उनको जो जिंदगी जीते हुए देख रहे हैं ना, वही जिंदगी आपके हाथ में आने वाली है, और हो सकता है कि उससे भी खराब। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आइए एक नजर डालते हैं इस चीज के ऊपर। आज दुनिया में कोई ऐसी संस्था नहीं बची है जहां की नौकरियां बढ़ रही है। हर जगह क्या हो रहा है? कटौती। 3 दिन पहले विप्रो ने 11,000 कर्मचारियों को निकाल दिया। कितने को? और ये सारे के सारे लोग थे ना लाखों रुपए महीने कमाने वाले थे। 1-2 रुपए कमाने वाले नहीं थे। कितने? लाखों रुपए। कोई भी दिन ऐसा खोज के निकालिए जो शायद कोई ना कोई कंपनी किसी ना किसी कर्मचारी की छुट्टी ना कर रही है। और छुट्टी भी पहले जैसे नहीं हो रही है कि 100 लोगों को निकाल दिया, 20 लोगों को निकाल दिया, खबरें आ जाती थी। एक कंपनी ने 10 आदमी को निकाल दिया ना, खबरें बन जाती थी। आज 11-11 हजार लोग निकाल दिए जा रहे हैं। और क्यों निकाले जा रहे हैं बताइए? टेक्नोलॉजी। एब्सोल्युटली राइट। क्या है मेरे भाई? जमाना बदल रहा है। क्या हो रहा है? जमाना हर जगह से इंसान को हटाने की कोशिश की जाए, हर जगह से। मालूम है क्यों? क्योंकि इंसान के हटते ही प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अब ये इंसान के लिए अच्छा है या बुरा? आपके मालिक के लिए अच्छा है या बुरा है? लेकिन आपके लिए? लेकिन फिर भी बताइए, हर दिन आपकी फैक्ट्री में नई नई तकनीक वाली मशीनें आ रही है नहीं आ रही? और हर दिन किसी न किसी का जॉब खतरे में जा रहा है या नहीं जा रहा है? आपको मालूम है 140 करोड़ की आबादी है हमारी, और टेक्नोलॉजी का आलम यह है कि एवरी डे, हर दिन कोई नई तकनीक आती है और लाखों करोड़ों नौकरियां छीन के चली जाती है। एक जेसीबी के आने से कितने मजदूर बेरोजगार हो गए, ये किसी से छुपा नहीं। एक कंप्यूटर के आने से कितने लोग बेरोजगार हो गए, किसी से छुपा नहीं।
एक छोटी छोटी सी मशीन आ जाती है, कितने लोगों को बेरोजगार कर देती है, किसी से छुपा नहीं है। हर दिन आप देखिए नए इनोवेशन होते रहते हैं, हर दिन लाखों लोगों की नौकरियों पे तलवार लटकी रहती है। अभी मैं 2 महीने पहले की बात बता रहा हूं, रेलवे ने डिसीजन ले लिया है कि अगले चंद साल के अंदर रेलवे से सारे गार्ड को बाहर कर दिया जाएगा। हर ट्रेन मालगाड़ी के पीछे गार्ड देखते थे ना, क्या किया जाएगा? बाहर। उसी तरह से आप बताइए, मेट्रो रेल में आप सफर करते हैं, टीटी दिखाई दिया काला कोट वाला? अगले कुछ साल में भारतीय रेल में भी कोई टीटी दिखाई नहीं, हर जगह एक मशीन दिखा दिया जाएगा, कहानी खत्म। आप बताइए, आज से 10 साल पहले टिकटों के लिए कहां जाते थे? अभी मैक्सिमम लोग मोबाइल पे बुक कर लेते। क्या है ये? आप बताइए कि आप तो अपना काम करते जा रहे हैं, आप स्मार्टफोन लेके हर दिन स्मार्ट होते जा रहे हैं, लेकिन आपके स्मार्ट होते ही कितने लोगों के नौकरियां चली जा रही है आपको पता नहीं चल रही? काम बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन काम कौन कर रहा है? मशीन। कई किलोमीटर का एक सीधा सीधा वेयर हाउस है अमेजोन का, 14-15 किलोमीटर से भी बड़े एरिया में है, और उस पूरे के पूरे वेयर हाउस में एक भी इंसान नहीं। लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, डिलीवरी, ये सारे चीज कौन कर रहा है? मशीनें कर रहे हैं, रोबोट्स कर रहे हैं। आप अपने आसपास के फैक्ट्रियों में देखिए, इंसान ज्यादा काम कर रहे हैं या मशीनें ज्यादा काम कर रही हैं? आपको कम से कम हर फैक्ट्री में 20-50 ऐसे काम दिख जाएंगे जो आज से 10-20 साल पहले इंसान करते थे, लेकिन अब उसी काम को कौन कर रहा है? तो आज जिस काम को आप कर रहे हैं 10 साल बाद कौन करेगा? तो फिर तेरा क्या होगा रे काल में? वाई टू डू आरसीएन? क्यों करें हम आरसीएन? क्या ये हमारी जरूरत है या फिर हमारी मजबूरी? मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी भी यदि गलतफहमी में है कि आपकी जरूरत है तो ये आपकी भूल है। आरसीएन बिजनेस हमारी जरूरत नहीं है, आरसीएन बिजनेस हम लोगों की मजबूरी। और मजबूरी क्यों है, इसके पीछे मैं आपको सिंपल और कम शब्दों में बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, आज के डेट में दुनिया 2 वजहों से पैसा कमा रही है। पहला है पढ़ाई और दूसरा है दवाई। पहला है और दूसरा है। अब पहले की बात यदि करें, आप अपने बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हैं? आप में से कितने लोगों के बच्चे हैं भैया? एक बार हाथ खड़ा करके बताइए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्यों पढ़ाने में लगे हो? हम अनपढ़ रह गए इसलिए? नॉलेज मिल जाए और अच्छा, सही गलत पहचान लेने से क्या हो जाएगा? ये अमीर सही है कि गलत है, और गरीब सही है कि गलत है, ये हम पहले से ही जानते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हाँ एक्सेप्शन है, अपवाद को मैं सैल्यूट करता हूं, लेकिन 99% लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि उनके बच्चे उनसे बेहतर जिंदगी को जी सके, उनसे बेहतर काम कर सके, उनसे बेहतर नौकरी कर सके, उनसे बेहतर कमाई कर सके। राइट? अब बात जब नौकरी की आती है तो आप बताइए कि आपके बच्चे के यहाँ आएगी कौन सी नौकरी? कौन सी नौकरी ये करेंगे? अपने आप से पूछिए। आपको पता है आज से 20 साल पहले एमबीए का क्या क्रेज था? कोई अपना परिचय ही नहीं दे देता था कि मैंने एमबीए किया हुआ है, अच्छे लोग खड़े हो जाते थे। आज उसी एमबीए की हालात ये हो गई है कि 6,000 की सैलरी से उसको नौकरी शुरू करना पड़ा, और वो भी लाज रखने के लिए दे दी जा रही है 6,000, अदरवाइज जरूरत उसकी भी नहीं। 20-20, 25-25 लाख रुपए लगा के लड़के इंजीनियरिंग कर रहे हैं कंप्लीट, सैलरी शुरू हो रही है 12,000। कितने से? 12,000 रुपए। कंपटीशन का ये आलम है कि लोग कितने पे भी काम करने को, आप बताइए, जो विप्रो ने 11,000 लोगों को निकाला, अब वो क्या करेंगे? किसी न किसी के काम पे ही चोट करेंगे ना। लाखों की सैलरी थी और काम से निकाल दिया, तो दूसरी कंपनी थोड़ी लाखों देने वाली है। वो बोलेगी कि 50,000 में करना है तो कर, नहीं तो जा। और फिर उनको 50,000 देके कंपनी लाख रुपए वाला जितना काम लेगी। लेकिन मामला ये नहीं है
कि कितना दे के कितना का काम लेगी। मामला तो ये है कि 50,000 वाले का तो नौकरी छीन ली है ना। ये हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है या नहीं हो रहा है? एक उम्मीद थी पहले नौकरी में कि हम जितने पुराने होंगे हमारी सैलरी उतनी, ऐसा ही कंसेप्ट था ना। कंसेप्ट हो गया है कैंसिल, अब जमाना बदल चुका है। अब हर कंपनी के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है और उस डिपार्टमेंट का नाम है सीसीडी, कॉस्ट कटिंग डिपार्टमेंट। कौन सा? इसका यही काम है कि अब 12,000 वाली की सैलरी 50,000 तक नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये जितना पुराना होगा ना उतना ज्यादा पैसा हमें देना पड़ेगा। फिर ये क्या करते हैं, कोई ना कोई ऐसा तरकीब निकालेंगे, तरीका निकालेंगे, टॉर्चर करेंगे कि ये आदमी किसी तरह नौकरी छोड़ के चला जाए। सैलरी नहीं बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? टॉर्चर करेंगे। और आप जब नौकरी छोड़ के चले जाएंगे तो 50,000 देने के बजाय उतने में ही 4 और लोगों को रखेगा। बिजनेस है भाई, आप रिश्तेदार हैं क्या कंपनी के मालिक के? उनको बिजनेस चलाना है, वो अपने जगह पे गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है। उसको तो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, और मैक्सिमम प्रॉफिट का सिद्धांत क्या है कि वो इंसान को हटाते जा रहा है और मशीनों को लाते जा रहा है। आप दूसरों को छोड़िए, फैक्ट्री को छोड़िए, अपने घर को देखिए। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले हमारे घर के मसाले किस से पीसे जाते थे? अभी मशीन। आज से 10-15 साल पहले कपड़े कैसे धुले जाते थे? अभी उसके लिए मशीन। आज से 10-15 साल पहले घरों की सफाई कैसे होती थी? अभी हम तो खुद डिपेंडेंट है मशीनों पे। अब बताइए, हमारे घर के मैक्सिमम कामों को इंसान से मशीनों ने अपने हाथों में ले लिया है, तो फैक्ट्री के मैक्सिमम काम को इंसान से मशीनों के हाथों में जाएगा ही नहीं जाएगा वहां तक। तो फिर क्या होगा आपका? कभी सोचा आपने? और फिर अपनी तो छोड़िए, अगली जनरेशन को भी वही ले जाने में सोच रहे। क्या रहेगा उनके लिए काम करने को, आप बताइए। डिफेंस छटनी की जा रही है, रेलवे छटनी की जा रही है, बैंकिंग छटनी की जा रही है। कौन सा सेक्टर है जहां नौकरियां बढ़ी है, बता दीजिए। पिछले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में किसी एक संस्था का नाम बता दीजिए जहां नौकरी बढ़ी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को छोड़ के, आईटी को छोड़ के कहीं नहीं बढ़ी। क्या करेंगे हमारे और आपके बच्चे? चलिए, हम आपने तो किसी तरह अपनी जिंदगी गुजर लिया, हमारे आपके बच्चे क्या करने वाले? आज नहीं आएंगे वो, अच्छी बात है, मैं समझ हूं आपसे, लेकिन आज हम एक मजबूत प्लेटफॉर्म बना के उनको दें, तो आप बताइए कि उनके लिए जिंदगी को आगे बढ़ाना आसान होगा या मुश्किल? मैं यही चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो काम हम कर रहे हैं ना, ये हमारी जिंदगी में जो फायदा हमें पहुंचाएगा ही, लेकिन हमारी आने वाली कई पीढ़ियों को ये फायदा पहुंचाता रहेगा। इसलिए इस काम को हमें करना चाहिए, और हल्के फुल्के तरीके से नहीं करना चाहिए, बहुत ही स्ट्रांग माइंडसेट के साथ करना चाहिए। तैयार है इसके लिए आप लोग? मशीन किसी को छोड़ने वाली नहीं, हर किसी का काम ये अपने हाथ में लेने वाली, हर किसी का काम ये अपने हाथ में। आप बताइए, आज से 30 साल पहले जब फरीदाबाद के लोगों को दिल्ली जाना होता होगा तो किस चीज से जाते होंगे? बस से। कितनी बसें चलती होगी उससे, कितनी ऑटो चलती होगी उससे, कितने टांगे चलते होंगे उससे, है ना? अब एक मशीन एक बार में 500 लोगों को लेकर चली जा रही है, और उसको चलाने के लिए कितना आदमी बैठा हुआ है वहां? लेकिन पहले 500 लोगों को ले जाने के लिए कम से कम 50-100 लोग तो लगते होंगे ना। तकनीक है भैया, आप चाहें तो भी और ना चाहे तो भी इसको तो आना ही आना है। और जब भी ये आएगा, सैकड़ों हजारों लाखों की नौकरी को लेके, तब हमारी जिंदगी तो किसी तरह हम काट लेंगे। इस कंपनी से उछल के उस कंपनी में, उस कंपनी से उछल के उस कंपनी में। भले ही पिछले 10 साल 15 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी 10-15 साल संघर्ष कर लेंगे, लेकिन नन्हे मुन्नों का क्या होगा? कभी सोचा आपने? वाई टू डू आरसी बिजनेस? मुझे बड़ा प्राउड फील होता है मेरे खुद के लिए वो डिसीजन पे। मालूम है क्यों? मेरे साथ बहुत लोगों ने, जो मेरे मित्र थे, रिश्तेदार थे, नातेदार थे,
दूसरे तीसरे काम किए। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने पैसा नहीं कमाया, हाँ मेरे जितना नहीं कमाया, लेकिन कोई नौकरी में आज भी सैलरी ले रहा है, कोई बिजनेस में आज भी अपने प्रॉफिट को बुक कर रहा है। लेकिन मुझे खुशी किस बात की है, ये सुजीत कुमार सिंह 2002 में जब बिजनेस को शुरू किया था ना, दरवाजे दरवाजे जा के बोलता था, रिक्वेस्ट करता था, चिढ़ाता था, प्रोडक्ट दिखाता था, डेमो करता था, सेल करता था, कभी लोग लेते थे, कभी लोग भगा दिया करते थे, ये सारी चीजें होती थी। बट खुशी किस बात की है, जो काम करना था वो काम मैंने कर लिया। अब आप बताइए, मुझे दरवाजे दरवाजे भटकने की जरूरत पड़ेगी? पड़ेगी? पहले एक आदमी के लिए 100-100, 200, 500 किलोमीटर चला जाता था। अब यदि जाता हूँ किसी एक जगह पे, 500-1000 लोग खड़े रहते हैं सुनने के लिए, समझने के लिए। ये है बनना चाहते हैं अभी ऐसा? कितना टाइम लगा मुझे? हाँ 20 साल। यहाँ तो 20 महीने में ही बात लग जाता है, लगता है नहीं लगता है? लेकिन मैं आपको बता दूं, ये एक आनंद यात्रा है। मैं क्यों एंजॉय करता हूँ इसको? क्योंकि मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि चलो मुझे जो कष्ट झेलना था वो मैंने झेल लिया। अब मेरे बाद ये बिजनेस जब मेरे जनरेशन के नाम ट्रांसफर हो, क्या मेरे बच्चे भी घूम घूम के मार्केटिंग प्लान दिखाएंगे, प्रोडक्ट का डेमो देंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, किसी को जा के मतलब गिड़गिड़ाएंगे उनके सामने? नहीं। मेरे जाने के बाद सीधे मेरी आईडी की इनकम उनके नाम पे आएगी। अब महीने की वो इनकम 5 करोड़ हो या 50 करोड़ हो, वो सीधे सीधे काम करेंगे तो भी और ना करेंगे तो भी। अच्छा 5 करोड़ 50 करोड़ में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं कल ही मरने वाला नहीं हूँ। इतना तो मैं मेरी जिंदगी में करके जाऊंगा, राइट सुशील सर? यस। इतना तो मैं मेरी जिंदगी में करके जाऊंगा। और महीने की इनकम, इसके बाद ये बिजनेस जब मेरे बच्चों के पास में आएगा तो उनके नाम एक ही काम होगा, और वो है कि भाई तू इसे खर्च कर। क्या करेंगे वो? आप बताइए क्या करेंगे? संपत्ति बनाने की कोई लिमिटेशंस होती है, जो कि मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अब उनके काम एक ही काम है उनके जिम्मे, वो क्या है? क्या है? क्या है? तो बाप बनना है तो ऐसा बनिए ना जो दूसरों के काम आए। यहाँ हम डराते घबराते रहते हैं बच्चों को। मालूम है ये कलम कितने की आती है? मालूम है ये जो ड्रेस तूने पहना है ये कैसे आती है? तो आपको एप्लीकेशन में जाता जब हमको ले आइए दुनिया में। धमका देते हैं बच्चे को कि पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया ना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। निवेदन किया था आपसे कि पिताजी हमको दुनिया में ले आइए। कौन लाया? हमारे बच्चों को इस धरती पे कौन लाया? मम्मी लाए सर। तो क्यों है? मम्मी लाए। डाउट है? कमाल करते, पैदा भी हम ही करते, धमकाते भी हम ही कि पढ़ाई नहीं किया भीख मांगना पड़ेगा। अरे शर्म नहीं आती है करने में बच्चे को भी भीख मांगना पड़ेगा? भिखमंगा बनाने के लिए पैदा किए थे, क्या करने के लिए? आज तक तो ना उसकी कोई शौक, ना उम्मीद, ना जरूरतें पूरी कर पाए ठीक से, लेकिन धमकाने की जब बात आती है तो बाप बन जाते हैं, और देने की बात आती है तब पड़ोसी। हाँ, जब बच्चा डिमांड करता है तो उस टाइम बाप क्यों नहीं बने रहते हैं? ना ये तेरे काम की नहीं है, तेरे जरूरत की नहीं है, तू लेके क्या करेगा? गिर जाते। अरे इतना समझा देते दूसरे लोगों को ना आरसिया, तो अपने बच्चों को समझाने की जरूरत कभी नहीं थी। पत्नी बेचारी आज भी इंतजार में कि अच्छे दिन कब आएंगे। मोदी जी लाएंगे। मोदी जी लाएंगे। अरे मोदी जी को अपने पत्नी के अच्छे दिन आ ही नहीं था। हर साल हीरा को एक कसक रहती है, नहीं बोलती है आपसे आपकी पत्नी,
वो जानती है कि जिस दिन डिमांड कर लिया ना, ये मरमुरा जाएगा। उनको मालूम है कि ये 9 लाख मांग लिया ना, तो ये कल वापस भी तो मांगने के उन्होंने इसलिए बंद कर दिया कि किसी तरह बेचारा ठीक ठाक होकर घर में आ जाएगा नहीं। और अपने को लगता है कि ना लाइफ में सब कुछ ठीक चल समझा दिया। कभी हम देखते ही नहीं है कि हमारी पत्नी डिमांडलेस क्यों है। अरे जब शादी हुई थी तो पता नहीं कितने सारे सपने रहे हम लोग। मैं कहता हूं कि आसिम करने का कारण नहीं मिलता है, ढूंढिए क्या करना है, क्या करना है, कारण ढूंढिए, पूछिए। आप जाइएगा घर में, एक पेज अपने बच्चे के हाथ में दीजिएगा और एक पेज अपनी पत्नी के हाथ में दीजिएगा। हो सके यदि माँ बाप के साथ रहते हो तो आप माँ बाप को भी एक पेज दीजिए और सीधे सीधे बोलिए, लिख जो भी तेरे सपने हैं तू लिख, जो भी मेरे से तेरी उम्मीदें हैं तू लिख। पहले वो नहीं लिखेंगी, डर जाएंगी, पूछेगी कि कहां गए थे, मैं आर्टिकल बता रहा हूं आपको। फिर आपको गौर से देखा जाएगा, चेक किया जाएगा कि आप वही तो हैं। ऐसा होता है भाई, आप लोगों के साथ ऐसा ही होता है। और हम लोग जब खास बात करते हैं ना, बाहरी को छोड़िए, घर वालों को भरोसा नहीं होता। कटोला जाएगा, चेक किया जाएगा, दिमाग टेस्ट की जाएगी आपकी कि सही तो है सब कुछ, कल पुर्जे सब। फिर भी आप अड़े रहिएगा मेरे भाई, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, ये प्रयोग है, प्रैक्टिकल है, टास्क है आपके लिए कि आप अड़े रहिएगा कि ना तू लिख। पत्नी को रिक्वेस्ट कीजिएगा तब तक जब तक कि वो लिख नहीं देती है। 1 दिन में ना बने मामला 2 दिन में कीजिए, 3 दिन में कीजिए, 10 दिन में, मतलब लिखवा ही लेना है कि आपसे उनकी क्या उम्मीदें। पिताजी माताजी से लिखवाइए यदि वो है तो, कि जब आप पैदा थे, जब आप छोटे थे, तब आपने मतलब क्या सपने लिए थे कि मैं बड़ा हो जाऊंगा, कमाने लगूंगा तो आपकी जिंदगी में क्या करूंगा। अपने बच्चे से पूछिए कि बेटा तू बता तेरे पापा से तुझे क्या क्या चाहिए। नोट्स बनाइए और दीवार पे चिपकाइए अपने तक। मैं खुल के आपको बोल रहा हूँ, तैयार कीजिए वो चीज लिस्ट और दीवार पे चिपकाइए, उस जगह पे जाके सबसे ज्यादा आपकी नजर जाती हो। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो चीजें आपको एक कामयाब आदमी बना देगी, एक कामयाब इंसान। अपने को गलत फहमी है, मालूम है क्या कि हम राशन खरीदने के लिए पैदा हुए। हकीकत बता रहे हैं आपको, हिंदुस्तान के 90% लोगों को एक ही गलत फहमी है कि अपनी ड्यूटी क्या है, राशन खरीदना। कितना कमाइए जितने में कि घर का राशन, मकान का रेंट चल जाए और किसी तरह स्कूल का फी भर देना। आप बताइए, ये जो बड़े बड़े स्कूल बनते हैं किसके लिए बनते हैं? निकम्मों के लिए बनते हैं, नालायकों के लिए बनते हैं, वो भी पढ़ने के लिए बनते हैं। फिर हमारे आपके बच्चे उसमें क्यों नहीं पढ़ सकते? वाई क्यों नहीं पढ़ सकते? पैसे नहीं है इसलिए। तो पैसा कौन लाएगा? तो एक तो समस्या है कि पैसा नहीं है, और दूसरी समस्या है कि जब पैसा कमाने का तरीका बताया जाता है तो करने का मन नहीं। फिर मन पे बात आ जाती है, मूड पे बात आ जाती है। फिर हम टाइम देखते हैं, यार 12 घंटे हमने फैक्ट्री में काम किया, अब शरीर मतलब जवाब दे गया, हम काम। आप बताइए 12 घंटे कितने दिनों तक काम करना है? आप क्या करते हैं? कारपेंटर कितने देर काम करते हैं भाई? 12 घंटे ना। आपकी उम्र कितनी है? 24 साल के हैं, 12 घंटे आप काम करते हैं। जब आप 64 के हो जाएंगे तब कितने घंटे काम करते हैं? तब की तब देखेंगे ना। यही प्रॉब्लम है कि तब की। अरे आप थोड़ी देखते, हकीकत तो यही है कि आप नहीं देखते, एक आम आदमी नहीं देखता। आपको पता है कि एक जिंदगी में हम पीछे हो जाते हैं तो उससे कितनी जिंदगियां प्रभावित होती है। एक इंसान यदि अपने जिंदगी में गरीब बनता है ना, तो एक आदमी को गरीब नहीं रखता है, वो कई लोगों को गरीबी वरदान में देता है। मैं यदि गरीब रहूं ना तो मेरी पत्नी भी गरीब रहेगी, मेरे बच्चे भी गरीब रहेंगे और मेरे माँ बाप भी गरीब रहेंगे। और मैं मेरे आप को अमीर बना लूं ना तो मेरी पत्नी भी करोड़पति जानी जाएगी और मेरे बच्चे भी करोड़पति के नाम से बोले जाएंगे और मेरे माँ बाप भी करोड़पति के बाप बोले जाएंगे। ये ताकत होती है अपने आप को कामयाब बनाने में और नाकामयाब। तो एक आदमी की
आपकी जिंदगी नहीं है, आपके हाथों में कई जिंदगियों की बागडोर है, और उनको यदि बेहतर बनाना है तो उसका प्रयास कौन करेगा? कौन करेगा? खुद को करना पड़ेगा। अब 12 घंटे काम कीजिए, नो प्रॉब्लम, 2 घंटे और निकालिए, 2 घंटे और निकालिए, कोई बात नहीं, 14 घंटे करेंगे। अरे मरना ही है तो थोड़ा ठीक से मर ले, सीधी सी बात है। आप बताइए 12 घंटे काम करके मजा आ रहा है क्या? मर ही रहे ना, तो मरना है तो थोड़ा और ठीक से मर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगले 5 सालों तक यदि ईमानदारी से सीख के 2 घंटा लगाते रहे ना, आपको किसी के फैक्ट्री में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आके आपकी फैक्ट्री में काम करेंगे। ये ताकत आपको, लेकिन इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। आप किसी को बोलिएगा ना तो लोग बोलेंगे पढ़ा दिया तुम, क्या किया? कई लोग बोलेंगे अरे कुछ नहीं होता, मैंने कई बार किया, देखा, दूसरों को भी देखा। एक भाई साहब मेरे पास आए पूछे कि सर काश ऐसा हो जाता कि जिसको प्लान दिखाते वही ज्वाइन करते। तो मैं ऊपर से नीचे तक उसको देख रहा, तो उसने हैरानी से मेरे से पूछा कि सर ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? तो मैंने एक ही बात कही कि ऐसा होता तो तेरे लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि फिर मैं जितने को प्लान दिखा था वो उसी टाइम ज्वाइन कर चुके होते, तो तुम्हारे लिए क्या बचता? कुछ भी नहीं। तो ये लोग जो नहीं समझते हैं ना, ये क्यों नहीं समझते हैं? कभी आप समझते हैं इसको? हमें और सीखना है, इसलिए वो नहीं समझते हैं। ये डायरेक्ट एक इंडिकेशन है कि हमें और बेहतर बनने की जरूरत है। तो अपने आप को और बेहतर बनाने के ऊपर काम कीजिए, खूब सारी मीटिंगों में आइए, खूब सारी ट्रेनिंगों में आइए। लोगों को मालूम किस चीज से दिक्कत है? 150 रुपया लग जाता है, 200 रुपया लग जाता है, 500 रुपया लग जाता है। किस बात पे लगता है? इसको चेंज करने का। किस चीज का लगता है? आप अपने छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं, कितने पैसे लगते हैं? क्या सीखने के लिए भेजते हैं? हमने आपको प्रोजोवा या केमिकल कैलकुलेशन क्या सीखने के लिए भेजते हैं? ABCD। अपने बच्चे से भी रेगुलर अपने आप को समझते हैं। ABCD सिखाने के लिए उसके लिए 500 खर्च कर सकते हैं, लेकिन लखपति करोड़पति बनाने का जो माइंडसेट मिलता है उसके लिए 100-500 खर्च करने में तकलीफ होती है। और मुफ्त में क्या मिलता है? एक सलाह मिलेगी कि आरसी में कुछ नहीं। मैं आपको खुल के बता रहा हूं कि मुफ्त में क्या मिलेगा? एक सलाह मिलेगा कि आरसीएम में। अच्छा, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ कि जिंदगी में कभी करोड़पति बनने का राज पूछना हो तो किससे पूछना चाहिए? अपने सबसे प्रिय मित्र से, सबसे अच्छे पड़ोसी से, सबसे अच्छे दोस्त से, चाय वाले से, पान वाले से, नमकीन वाले से, रिक्शे वाले से, किससे पूछना चाहिए? ठीक है, ठीक है, आप लोगों को मालूम है। मुझे लगा कि शायद गलती करते होंगे, पता है आप लोगों को, अच्छी बात है। तो आगे हमें ये सजेशन किससे लेने हैं? सफलता का सलाह किससे लेना है? सफलता का सलाह किससे लेना है? सफल लोगों से लेना है। और यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी जिंदगी की गाड़ी कमाई जो यहाँ पे खर्च हो रही है, ये कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत उम्मीद के साथ मत कीजिए कि हमारे बच्चे बड़े होकर बहुत बेहतरीन नौकरी करेंगे, क्योंकि नौकरी बेहतरीन रहेगी, सारे काम किसके जिम्मे रहेंगे? मशीनों के जिम्मे काम रहेंगे, क्योंकि मशीनें इंसानों से कम गलती करती है। मशीनें कभी छुट्टी नहीं मांगती, मशीनों की कभी शादी नहीं होती, मशीनों को कभी खांसी बुखार या फिर सर्दी जुकाम नहीं होता है, और होता भी है तो इंसानों से कम होता है या नहीं है? वो कोई नारा नहीं लगाती कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, कभी डिमांड करती है मशीन की सैलरी बढ़ाओ? हाँ, कोई हड़ताल वहां पे नहीं होता है। इसलिए लोगों का भी रुझान कहां पे है? मशीनों पे ज्यादा है। अब दूसरी बात मैं करता हूं जिसके लिए आरसीएम बेहद ज्यादा जरूरी है, और वो है दवाई। कई लोग मेरे से पूछते हैं जो मुझे नजदीक से नहीं जानते हैं, कई बार गाय बजाय मुलाकात हो जाती है लोगों के साथ में, आरसीएम से क्या होता है? आरसीएम से, तो आरसीएम से जीवन अच्छा होता है।
मेरा सीधा सा कहना है कि आरसीएम से जीवन। अब वो कैसे होता है? आप में से कोई ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो 2-3 सालों से आरसीएम के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं? बहुत सारे साथी हैं। मैं देखिए बिना मैं आपको नहीं जानता, लेकिन मैं गारंटी से बोलता हूं, गारंटी के साथ, कि आरसीएम के फायदे क्या हैं ये आर्थिक रूप से बाद में देखिए, शारीरिक फायदे की बात मैं आपसे करूं। आप 2-3 साल के यदि आरसीएम के प्रोडक्ट यूजर हैं, आप आरसीएम का तेल, आरसीएम के मसाले, आरसीएम के न्यूट्रीचार्ज या गामा जैसे प्रोडक्ट को यूज करते हैं, दूसरे प्रोडक्टों को भी यूज करते हैं, आप ऐसे काम कीजिएगा, अपने हम उम्र जो आपका क्लास फेलो रहा है ना, उसके साथ एक फोटो खिंचवा लीजिए, उसके साथ एक फोटो खिंचवा लीजिए, और गारंटी से बोलता हूं 5 साल उससे जवान ना लगे तो बोलिएगा कि मैंने कुछ कहा। आर यू एग्री विद मी और नॉट? सहमत है मेरी बात से? मैंने 5 साल की बात करी, 3 साल में प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिया तो कम से कम 5 साल ज्यादा जवान दिखेंगे। ये आरसीएम की सबसे बड़ी कमाई है। और मुझे ये मालूम है कि आज के डेट में क्या होता है, पहले पढ़ाई और दूसरी दवाई। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, पहले लोग इस दुनिया में आते थे और चुपचाप इस दुनिया को छोड़ के चले जाते, कोई दिक्कत नहीं, रात में सोए, सुबह पता चला कि अरे है ही नहीं, चले गए, ऐसा ही होता था ना। लेकिन अब लोग वैसे नहीं जाते, अब लोग वाया आईसीयू जाते थे, पहले सीधे जाते थे, अब वाया आईसीयू जाते हैं। और जैसे एक व्यक्ति आईसीयू में जाता है, वो अपनी जिंदगी भर की कमाई साथ में ले जाता, और सिर्फ जिंदगी भर की कमाई नहीं ले जाता, वो अपने बच्चों की भी कमाई ले जाता है, सूद सही। घर बिक जाता है, मकान बिक जाता है, ज्वेलरी बिक जाती है, उम्मीदें बिक जाती है, सपने बिक जाते हैं, सब के सब बिक जाते हैं। एक एक दिन में भाई साहब आईसीयू का 1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए का बिल। किसी गरीब का कोई पेशेंट जब आईसीयू में जाता है ना, परिवार का आदमी, तो उस दिन पैसे की वजह से एक आदमी नहीं मरता है, कई लोग मर रहे होते हैं। एक जो आईसीयू में लेट के मर रहे होते हैं, और कई जो बाहर उस आईसीयू का बिल भरने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं और अपना सब कुछ बेच रहे होते हैं ना, वो भी मर रहे हैं। और बहुत कम लोग अब ऐसे हैं जो इससे बचने वाले हैं। आप देखते होंगे कितने हॉस्पिटल खुल रहे, इतना बढ़िया बढ़िया बोर्ड, इतनी शानदार शानदार बिल्डिंग कि अच्छे खासे इंसान का मन करता है कि हम भी हो जाए। 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, इस टाइप की रैंकिंग हो गई है हॉस्पिटल से, अच्छे अच्छे शानदार। मेरे एक मित्र का हॉस्पिटल में गया, वहां पे जब मैं आईसीयू सेक्शन में गया, उस टाइम कोई पेशेंट नहीं थे, क्या शानदार बेड, बड़े बड़े मशीनें इधर उधर दाएं बाएं, मतलब एक बार लगा ना कि मैं भी लेट के देखूं यहाँ, मुझे मजा आ गया देखने के बाद। मैंने पूछा यार इतना कुछ देता है? बोला क्यों ना दे दो, मुस्कुराते हुए। लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई मुझे 5 दिन में देके जाते हैं, तो इतना तो उनका हक बनता है कि बेड ये चिल्ड एकदम सारा कुछ मजेदार है। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि पहले हम सीधे जाते थे, अब आया। मैं एक ही चीज आपसे कहना चाहता हूँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एक दिन दुनिया से चुपचाप चले जाइए। यदि वो चाहते हैं तो वो आरसीएम का प्रोडक्ट आपके सामने करें। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे शानदार और तंदुरुस्त जिंदगी जिए? आप चाहते हैं कि आपके बच्चे दूसरे बच्चों से ज्यादा समझदार हो? आप चाहते हैं कि आपके बच्चे दूसरे से ज्यादा मेधावी हो? आप चाहते हैं कि आपके बच्चे दूसरे से ज्यादा स्मार्ट से लेके बाकी सब चीजों में आगे रहें? न्यूट्रीचार्ज किट्स जैसे प्रोडक्ट है। आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी दवा पे पैसे कम खर्च कर रहा है? न्यूट्रीचार्ज वुमेन फ्री है। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी और लंबी हो? आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या करना चाहिए? गलत। न्यूट्रीचार्ज मैन बाद में खाइएगा, पहले पत्नी को न्यूट्रीचार्ज वुमेन खिलाएगी। पत्नी तंदुरुस्त रहेगी तो आप भी तंदुरुस्त रहिएगा, बेटर सर्विस मिलेगी। आप घर में सब चीज बढ़िया से करके मिलेगा। नहीं तो किसी दिन कमर में दर्द है, किसी दिन बदन में दर्द है, किसी दिन सर में दर्द है, और इतने दर्द के साथ आप भी
आधे लोगों की जिंदगी डिप्रेशन की वजह से खराब हो रही है, तनाव, किस चीज की वजह से? तो आप चाहते हैं कि आपका सर कम पके और कम फूटे, तो अपनी पत्नी को न्यूट्रीचार्ज मूवमेंट जरूर खिलाए। एक तरफ पकाएंगे, दूसरी तरफ फोड़ भी देंगे। अगली बात, आप सारे के सारे लोग वर्किंग पर्सनालिटी हैं, आप खाना तो हर रोज खाते हैं, लेकिन आपका शरीर बहुत ज्यादा चले, इसके लिए आप क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। 40-50 हजार की मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं तो डेली उसको धोते पोछते चमकाते हैं, टाइम पे सर्विस सेंटर लेके जाते हैं, और करोड़ों का ये शरीर है ना, इसमें न्यूट्रीचार्ज की गोली डालने में तकलीफ होती है। डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? तो मैं एक चीज आप सभी लोगों से बोलूंगा, घर में 2 रोटी कम कर दीजिएगा, एक सब्जी कम कर दीजिएगा, लेकिन बच्चे के लिए न्यूट्रीचार्ज किड्स, पत्नी के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन, और अपने लिए न्यूट्रीचार्ज मैन, और साथ में गामा यदि संभव हो तो वो कभी भी मिस मत करिए। ये सबकी जिंदगी को बढ़ाने वाला है। आप बताइए, बच्चे का किताब का साइज मोटा करने से काम चलेगा या दिमाग का साइज मोटा करने से? हाँ, तो हम कर क्या रहे हैं? किताब और गोले को मोटा करते जा रहे हैं, दिमाग को पतला करते जा रहे हैं। दिमाग को मजबूत कीजिए, और इसीलिए दुनिया का सबसे बेहतरीन बच्चों का हेल्थ, देखिए मैं इंडिया का नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया का सबसे बेहतरीन, आप पीडियाश्योर को इसके सामने रख दीजिए, क्वालिटी में इससे आधी भी खड़ी हो जाए ना, आप जो बोलिएगा मैं वो आपको बताऊंगा। लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो नया प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, और आपने देखा होगा कई प्रेग्नेंट वुमेन जो प्रेगनेंसी के पीरियड में न्यूट्रीचार्ज डीएचए का सेवन करती हैं, या उनको करते हुए आपने देखा होगा, उनके बच्चे कितने खतरनाक पैदा होते हैं, ये भी आपने देखा। यस सर। छूने पे 440 वोल्ट का करंट ना लगे बोलिएगा मैंने कुछ कहा। जी हाँ, ब्रेन डेवलपमेंट, ये बेकार की बातें नहीं है। सेब फायदा करता है कि नहीं? संतरा फायदा करता है कि नहीं? हरी सब्जियां फायदे का काम करती है या नहीं करती है? ये भी फायदे का काम करने वाली चीज है, बस आपको जानना है, मानना है और लगातार इसका इस्तेमाल करना है। तो मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं, दूसरे खर्चे से बचना है तो भी आपके लिए आर्सिन का ही प्रोडक्ट है। ये महंगा आपको दिखता है, लेकिन ये महंगा है नहीं। ये आपके कितने पैसे, आर्सिन का तेल खाने से आपका कितना पैसा बच जाता है आपको पता ही नहीं। आप बस गलत कैलकुलेशन में उलझे पड़े हैं कि मार्केट का तेल 125 रुपए का और आरसीएम का 200 रुपए। अगर मार्केट में 125 में सरसों की तेल मिल जाती, आप बताइए, किसान बैकग्राउंड आप में से किसी का है? मेरा तो है। सरसों का तेल किस चीज से निकलता है? 5000 जीत गया। सरसों का तेल सरसों से ही निकलता है, बहुत अच्छा। अब 1 केजी सरसों का तेल निकालने के लिए कितने केजी सरसों की जरूरत पड़ती है? बहुत अच्छा सरसों हो तो 3 केजी, अदरवाइज 3 से 4 केजी। हाँ, अब तीसरा सवाल, 1 लाख रुपए के लिए सरसों कैसे केजी मिलती है? अच्छा, 60 कहाँ मिला बताइए? 10-20 ट्रक का हम व्यवस्था करें। हाँ ना, दिल्ली में मत बोलिएगा 100 रुपए, 60 कहाँ मिल रही है बताइए। और अभी मेरे से 60 लाख का चेक लीजिए और मुझे सरसों दिलवाइए, मैं एक दिन में करोड़ों कमाऊंगा। 90-100 से नीचे कहीं नहीं भाई। आप पुराने जमाने में खरीदे होंगे। अच्छा, अभी अच्छा सीजन आ गया इसलिए नहीं तो अभी 3 महीने पहले कितने का था? अरे चलिए 60 में ही अपन चलते हैं तो कितना लगेगा 1 केजी के लिए? फिर भी तो 180 रुपए से लेके 200, इतने में सिर्फ निकलेगा तेल। अब तेल निकालेगा भी कुछ खर्च होगा, डब्बे में पैक करने का कुछ खर्च, रेपर लगाया जाता है उसमें कुछ खर्च, कंपनी का मालिक कुछ कमाएगा, दुकानदार भी कुछ कमाएगा, ठेला रिक्शा वाला जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है वो भी कुछ कमाएगा, गवर्नमेंट को थोड़ी टैक्स भी दी जाएगी उसकी,
ये करा के वो तेल कितने में आनी चाहिए हमारे पास में? 300 रुपए कम से कम 300 में आनी चाहिए। 125 में आ जा रही है आपके पास। कोलू के लिए 200 लीटर है, मिला रहे हो उसमें मिला। कोल्हू वाले के पास देखिएगा ध्यान से, आपने कोल्हू से कितने बार तेल लिया है? सर देने के लिए तेल और- एक मिनट कितने बार लिया है सर आपके पिताजी? यहीं पे कोल्हू में, गांव में है ना? हम फरीदाबाद की बात कर रहे हैं, गांव पे उनका फरीदाबाद के कोल्हू में जाइएगा आप तेल निकलते हुए तो देखेंगे, लेकिन एक भी दिन सरसों उस कोल्हू में आते हुए नहीं देखेंगे आप। एक बूंद सरसों का तेल नहीं होता है सरसों के पूरे बोतल में, और हम सरसों तेल समझते उसको पता नहीं कितने सालों से खा रहे। एसेंस के नाम पे दुनिया चल रही है, ये डुप्लीकेसी का आलम है। लेकिन बात हमारे समझ में लग रहा है कि ना हम सस्ता खरीदेंगे। अरे उसको खाने से लीवर खराब हो रहे पूरे परिवार के, किडनी खराब हो रहे पूरे परिवार के, और बॉडी के जितने ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं आपको अंदाजा भी नहीं है। बहुत सारी चीजें जा रही है हमारी, कि कुल मिला के किसी तरह यहाँ से खरीदने में पैसा बचाते हैं और उधर डॉक्टर को दिया। कौन सा बचत कर रहे हैं? कोई बचत जैसी चीज नहीं कर रहे। अच्छा खाइए, अच्छा रहिए, तकलीफ से भी बचिएगा, और अमीरी की एक संभावना भी बनेगी और परिवार भी स्वस्थ रहेगा। उसके लिए कुछ समझ में आए या ना आए, आरसीएम के प्रोडक्ट को जरूर इस्तेमाल नहीं तो आज के डेट में डुप्लीकेसी का जो आलम है वो बहुत खतरनाक लेवल पे पहुंचा हुआ है। और क्या डुप्लीकेट नहीं मिल रहा है? आप बच्चे को मिक्सचर खिला रहे हैं, आप बच्चे को बिस्किट खिला रहे हैं, आप बच्चे को पता नहीं क्या क्या ये कर रहे हैं। हल्दीराम की भुजिया खाते हैं, बीकानेर का नमकीन खाते हैं। कभी आपने पढ़ा कि किस चीज में तला हुआ है वो? किसमें? अच्छा, पाम ऑयल खाने में आपको मजा आता है। बहुत दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज है, इसीलिए तो प्यार से अपने बच्चे को खिलाते हैं। तो एक प्रोडक्ट जिसको कि इनडायरेक्टली जहर बोला जाता है, क्या इनडायरेक्टली जहर बोला जाता है, जिस तेल का आयात सिर्फ हमारे यहाँ मशीनरी चीजों के लिए की जाती है, मोबिल बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, कॉस्मेटिक बनाने के लिए, इन चीजों के लिए जिसका आयात होता है, हम प्राउडली अपने बच्चों को खिला रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं और मजा भी आ रहा है। और आरसीएम का क्या लग रहा है? महंगा लग रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सोच बदलने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? चाहते हैं अपने परिवार को एक बेहतर स्वास्थ्य देना, एक बेहतर जिंदगी देना, लंबे समय तक सारे के सारे लोग मिलकर स्वस्थ रहना, एक दूसरे को देख के हमेशा मुस्कुराते रहना, तो आपको आरसीएम का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहना होगा। तैयार है इसके लिए? तैयार है इसके लिए? तैयार है इसके लिए? तो दोस्तों, ये महीना कौन सा है?